शुरू किया जाए? अभी लोग आए नहीं, शुरू कर रहे हैं। यस सर, कॉन्फिडेंट होगा क्या सर? सर, कॉन्फिडेंट पढ़ाया जाए, कॉन्फिडेंट। हाँ, कैनोटेशन और डिनोटेशन ना। कॉन्फिडेंट क्या है? अरे भाई, कॉन्फिडेंट तो जान ही रहे हो, जाने कॉन्फिडेंस फेमिनाइन फॉर्म विश्वास वगैरह, इसको छोड़ दे रहा हूँ। कैनोटेशन डिनोटेशन देखिए तो छोड़ दीजिए, बहुत खास तो है नहीं। और पढ़ाई चल रही है? ग्रामर का टेस्ट देना है ना तुम्हें सर? देखिए स्क्रीन शेयर हो रहा है, बताइएगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है? हेलो, कोई बोले, आवाज नहीं जा रही क्या? हेलो हेलो, आवाज नहीं जा रही है सर, नहीं आ रहा है, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। एक मिनट, गड़बड़ हो गया तो कुछ, चलिए एक मिनट। ये बताइए स्क्रीन शेयर हो रहा है? रमेश सर बताइए। हाँ सर, हो रही स्क्रीन यस से। सर, हो रहा है सर। हम भूल नहीं रहे। कोनोटेशन और डिनोटेशन, कोनोटेशन डिनोटेशन। देखिए हम आपको अपनी भी समझाएं। डिनोटेशन मतलब डिक्शनरी मीनिंग, किसी वर्ड की क्या होगी? डिक्शनरी मीनिंग होगी। डिक्शनरी मीनिंग, एक मिनट, डिक्शनरी मीनिंग, DICTION, डिक्शनरी मीनिंग, ठीक है। अब कैनोटेशन मतलब होगा मेनी मीनिंग, पोएट्री मीनिंग। आप जानते हैं कोई पोयम होती है तो पोयम की लाइन होती है तो उसकी कई मीनिंग निकलती है, लेकिन यस्से होता है या नॉवेल होता है तो उसकी एक ही मीनिंग होती है। तो जो यस्से नॉवेल वगैरह होता है उसे क्या कहेंगे? डेनोटेशन कहेंगे। और जो पोयम वगैरह होती है, पोयम जो की लाइन जो होती है, पोयम होता है, उसे क्या बोलते हैं? कोनोटेशन बोलते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में जान लीजिए। तो डिनोटेशन की वन मीनिंग होगी डिक्शनरी में, जैसे हमने कह दिया, क्या नाम है, गो मीन जाना, होम मीन्स घर, जो भी मैंने अगर बोल दिया, प्ले मीन्स खेलना है, अगर मैंने बोल दिया रूम मीन्स कमरा, तो ये क्या है? यह क्या है? डिक्शनरी मीनिंग। लेकिन उसी रूम का कई मीनिंग दूसरा निकलती पोएट्री में, ठीक है। रूम का मतलब कई चीज होगा, जगह होगा, प्लेस होगा, कई चीज के सेंस में आएगा, तो आपका क्या होगा? कैनोटेशन, कोनोटेशन हो जाएगा, ठीक है। कोनोटेशन मतलब मेनी मीनिंग, कई मीनिंग हो, और डिनोटेशन में डिक्शनरी मीनिंग, ठीक है। अब इसी पे पूरा हम लोग को पढ़ना है। पूछ सकता है व्हाट इज कोनोटेशन, मेनी मीनिंग। कोनोटेशन बराबर पोएट्री समझ लीजिए, डिनोटेशन बराबर प्रोज समझ लीजिए, ठीक। चलिए
अब हम पढ़ाते हैं आप लोग को। अच्छा देखो, इन द वाइड स्प्रेड लिटरेरी यूसेज, कह रहा है कि अगर वाइड स्प्रेड लिटरेरी यूसेज की बात किया जाए तो डेनोटेशन ऑफ द वर्ड इज प्राइमरी सिग्निफिकेंस एंड रेफरेंस। इसमें जो डेनोटेशन होता है एक वैसा वर्ड होता है इट्स प्राइमरी सिग्निफिकेंस, जिसका प्राइमरी सिग्निफिकेंस होता है मतलब मूल अर्थ होता है, मूल आदर्श होता है, एक डिक्शनरी मीनिंग होती है, रेफरेंस होगा। देखिए क्या पूछेगा, व्हाट इज डेनोटेशन, तो क्या बताएंगे, द डेनोटेशन ऑफ द वर्ड इज प्राइमरी सिग्निफिकेंस। इसमें प्राइमरी सिग्निफिकेंस हो, जैसे मैंने बोल दिया रूम इज कमरा होगा, कमरा हो तो रूम ही कमरा ही होगा, ठीक है। फैन में पंखा होगा, सिर्फ फैन ही होगा। अब उस तरह डिक्शनरी जो कनोटेशन की मीनिंग होगी पोएट्री में, तो फैन का मतलब कई चीज हवा वगैरह भी हो सकती है, कई मीनिंग निकल सकती है। अब देखिए कोनोटेशन इज अ रेंज ऑफ सेकेंडरी एंड एसोसिएट सिग्निफिकेंट। देख कोनोटेशन होता है सेकेंडरी क्या रेंज होता है, या फिर एसोसिएट सिग्निफिकेशन होता है, या उससे संबंधित सिग्निफिकेशन होता है, या फीलिंग विच इज कॉमनली सजेस्ट एंड, या ऐसी फीलिंग होती है जो कॉमनली सजेस्ट किया जाता है या इम्प्लाइज उसके अंदर निहित होती है। कह रहे जो कोनोटेशन होता है इज अ रेंज ऑफ सेकेंडरी, या सेकेंडरी का रेंज होता है, या एसोसिएट सिग्निफिकेंट, या उससे संबंधित महत्वपूर्ण चीजें होंगी, या फीलिंग होगा उसमें। कोनोटेशन में फीलिंग होती, तो फीलिंग किस में होती, पोएम में ही तो होती है ना। विच इज कॉमनली सजेस्ट, जो कॉमनली सजेस्ट किया जाता है या इम्प्लाई किया उसके अंदर निहित होती है मीनिंग, मैंने बता दिया। जैसे होम डिनोट द हाउस वेयर वन लिव्स, जैसे होम बराबर घर की अगर बात किया जाए, होम बराबर हाउस होता है, घर होता है, तो ये बट डिनोट वन लाइफ, मतलब एक लोग जहां पर वो कोई रहता है, बट कैनोट्स प्राइवेसी इंटीमेसी, लेकिन अगर इसको कैनेट्स जब होम को डिनोट करेंगे अगर डिक्शनरी मीनिंग में, तो क्या होगा डिनोटेशन के रूप में, तो उसका मतलब होगा हाउस हो जाएगा। लेकिन बट कोनोट्स से प्राइवेसी इंटीमेसी को खोजी ने, लगन अगर कोनोट्स की बात करें, अगर कोनोट्स की मीनिंग निकालेंगे कोनोटेशन के रूप में, तो इसका मतलब होगा प्राइवेसी, मतलब सुरक्षित स्थान अपना भाई, प्राइवेसी होता है, प्राइवेसी होती है ना घर में, या इंटीमेसी घनिष्ठता या कोजीनेस, इसकी ए मीनिंग आएगी, मतलब इससे कई मीनिंग आएंगे। दैट इज द रीजन रियल स्टेट अगेंस्ट लाइक यूज ऑफ होम, इसलिए यही कारण है कि जहां पर रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, जैसे यूज होम इंस्टीड ऑफ हाउस, जैसे हाउस की जगह होम का प्रयोग करते हैं। दियर एडवर्टीजमेंट, जो इसका एडवर्टीजमेंट में हम एडवर्टीजमेंट प्रचार में हम जैसे वो हाउस की जगह होम बोलते हैं, तो होम का मतलब होगा, होम का मतलब प्राइवेसी भी हो सकता है, इंटीमेसी कोजिनेस हो जाएगा, और एक होम का अर्थ हाउस होगा, घर। तो जो हाउस होगा डिक्शनरी मीनिंग, बात समझिएगा। और जो जो होम का अर्थ क्या नाम है कि आपका ये कोजिनेस या इंटीमेसी प्राइवेसी वगैरह सुरक्षित स्थान की बात किया जाएगा, तो कोनोटेशन हो जाएगा, पोएट्रिक मीनिंग हो जाएगी। जैसे हार्स एंड स्टीड डिनोट द क्वाड्रप्टेड बट स्टीड इज डिफरेंट, जैसे हार्स घोड़ा होता है, स्टीड भी होता है, लेकिन आप देखोगे स्टीड स्टीड का प्रयोग पोयम वगैरह में ज्यादा किया जाता है, और हार्स का प्रयोग प्रोज के रूप में घोड़े के कहते हैं। देखिएगा बट स्टीड है डिफरेंट कनोटेशन दैट डिराइव फ्रॉम द चिवेलिटी, लेकिन स्टीड जो है कहीं ना कहीं डिफरेंट है, किससे डिफरेंट है, हार्स से, क्योंकि स्टीड का प्रयोग कोनोटेशन में डिफरेंट, स्टीड है डिफरेंट कोनोटेशन दैट डिराइव फ्रॉम द चिवेलरी इन रोमांस, जैसे आप देखे होंगे ला बेला डेम सेंस मर्सी से उसका है जान किसका, तो उसमें स्टीड का प्रयोग किया है कि वो अपने घोड़े पर नाइट जो घुमा रहा है किसको, एक लेडी को, तो जब लेडी को घोड़े पर वहां पर स्टीड लगा है, हार्स नहीं लगा है, तो पोएट्री मीनिंग है। देखिए तो ये कह रहा है कोनोटेशन ड्राइव फ्रॉम द चिवेलरी के रोमांटिक नरेटिव इसमें होता है, इन विच द वर्ड वाज ऑफन यूज, ये वर्ड यूज किया जाता है, स्टीड वगैरह का प्रयोग रोमांटिक सेंस में किया जाता है, चिवेलरी या रोमांटिक कोई नरेटिव होता है उस सेंस में, तब पोएट्री में किया जाता है, इतना समझ लीजिए। द कोनोटेशन ऑफ द वर्ड इज ओनली द पोटेंशियल रेंज ऑफ सेकेंडरी, देखिए दिया का कोनोटेशन इज वर्ड, ऐसा वर्ड, और द कोनोटेशन ऑफ द वर्ड, वर्ड का जो कोनोटेशन होता है ओनली पोटेंशियल रेंज ऑफ सेकेंडरी सिग्निफिकेंस, इसमें सेकेंडरी महत्वपूर्णता का रेंज किया जाता है, तो इसमें प्राइमरी नहीं होता, सेकेंडरी होता है। देखिए अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, किसमें कोनोटेशन पढ़े थे ना, पहली दूसरी लाइन में,
डिनोटेशन प्राइमरी सिग्निफिकेंट दिया जाता है। तो डिनोटेशन में प्राइमरी सिग्निफिकेंट होता है वर्ड का, और कोनोटेशन में सेकेंडरी होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जिसके कई मीनिंग होंगे। Which part of this connotation used depend on the way of word in use particular context। अब जो इस तरह कहा जाता है कि connotation जो होता है, this connotation का जो पार्ट होता है वो योग डिपेंड होता है on the way of word used in particular context में। connotation का जो यूज होता है, connotation जो होता है योग डिपेंड होता है on the way of यूज ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। कोई विशेष कॉन्टेक्स्ट होता है उस समय connotation का प्रयोग करते हैं। उसका एक पर्टिकुलर अर्थ होता है, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट होता है, प्रसंग होता है, ठीक है, उसका अलग। पोएम टिपिकली एस्टेब्लिश कॉन्टेक्स्ट दैट ब्रिंग इनटू प्ले सम पार्ट ऑफ द कोनोटेटिव एज वेल एज द डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड। और कहती है जैसे बात किया गया है, पोएम टिपिकली जो पोएम होती है वो टिपिकली एस्टेब्लिश होती है। किस में एस्टेब्लिश होती है? टिपिकली कॉन्टेक्स्ट दैट ब्रिंग इनटू प्ले सम पार्ट ऑफ द कोनोटेटिव। जैसे पोएम होती है वो कोनोटेटिव का पार्ट होती है, कोनोटेटिव का, और डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड। और जैसे उसके साथ कभी कभी डेनोटेटिव मीनिंग भी निकाल देती है। कहने को तो जो पोएम होता है वो कोनोटेटिव होता है, मतलब एक कोनोटेटिव मीनिंग निकालती है, मतलब मेनी अर्थ निकालता है। लेकिन और कभी कभी ऐसा होता है कि एज वेल एज द डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ द, कभी कभी शब्दों का डिनोटेटिव भी निकालता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो पोएट्री होती है वो कैसा फॉर्म निकालती है? कोनोटेटिव। जैसे एक पोयम है वर्चू, किसका? और जॉर्ज हर्बर्ट का। जॉर्ज हर्बर्ट का एक पोयम है जिस पोयम का नाम वर्चू। पूछ सकता है वर्चू किसका पोयम है? तो जॉर्ज हर्बर्ट का। उसमें उन्होंने क्या लिखा है? स्वीट डे सो कूल सो काम सो ब्राइट द ब्रिडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई। कह रहा है कि सो स्वीट डे, दिन कैसा है? स्वीट है। अब यहाँ स्वीट का मतलब अच्छा मधुर के सेंस में, सो कूल है, कितना ठंडा है, कितना काम है, कितना ब्राइट। द ब्रिडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई। अब ब्रिडल में शादी होना, यहाँ पर शादी करते हैं, यहाँ ब्रिडल बराबर यहाँ पर कोनोटेशन भी नहीं निकलेगी। और यहाँ पर पृथ्वी और आकाश की ब्रिडल हो रहा है, मतलब पृथ्वी और आकाश की शादी। तो यहाँ ब्रिडल के देखिए प्रोज तो मीनिंग एक, अगर प्रोज मीनिंग की बात करेंगे, डिक्शनरी मीनिंग की, डिनोटेशन मीनिंग, तो ब्रिडल में ब्राइड होगा, ब्राइड में दुल्हन संबंधित हो जाएगा, ब्रिडल शादी वगैरह। लेकिन इसके देखिए यहाँ पर कई अर्थ निकलेंगे। देखिए हाँ, डिनोटेशन ऑफ ब्रिडल। अब देखिए ब्रिडल का सर जो सिंबल जो जैसे आवाज बताते हैं तो हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए सर जैसे कि हाँ मैम आपकी आवाज कट रही, बोलिए। फर्स्ट जो वाली पोयम होती है, कोई भी सिंबॉलिक पोयम होती है। हाँ। सर जैसे सिंबॉलिक पोयम, कोई भी सिंबॉलिक पोयम होती होगी, जो उसके प्राइमरी वाले जो मतलब जो प्राइमरी अर्थ निकलता है वो हमारा डिनोटेशन हो गया होगा। और जो मतलब जो सिंबॉलिकल अर्थ निकलता है, जो मतलब उसकी हिडन मीनिंग जो निकलती है, वो जो है हमारा कनोटेशन हो सकता है क्या सर? हाँ वो होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक कहने को तो पोएट्री वैसे एक मीनिंग पे चलती ही नहीं। अगर सही बताया जाए तो पोएट्री का एक मीनिंग होता ही नहीं। अगर वैसी भी बिना सिंबॉलिकल पोएम कोई ले लीजिए, जैसे जॉन किट्स का पोएम है ग्लेशियर नन, वो टू नाइटिंगेल, तो ये ऐसा नहीं है, ये सिंबॉलिकल नहीं है। हालांकि आपको पता है 20वीं सेंचुरी में W बिट्स वगैरह जो थे, ये लोगों ने सिंबॉलिकल पोएम ज्यादा लिखा है, लेकिन रोमांटिक एज में ज्यादा सिंबॉलिकल पोएम नहीं लिखी गई। लेकिन फिर भी उसमें क्या है? कनोटेशन है। कहने का मतलब ये है कि समझ लीजिए उसमें अर्थ कई निकलता है। ये पोएम का मतलब ही होता है कि उसकी कई अपनी मीनिंग निकलती है, ठीक है। तो अगर सिंबॉलिकल है तब तो ठीक ही है सिंबॉलिकल। और एक और उस तरह अगर मीनिंग बोला जाए, जैसे मतलब वैसी कोई पोएम होगी तो वो कनोटेशन होगी। पोएम है तो उसका अर्थ मतलब कई निकलते हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग वो रख के रखता है। और डेनोटेशन तो डिक्शनरी मीनिंग होती है, जो डिक्शनरी जैसे प्रोज वगैरह में ज्यादा यूज किया जाता है। अब पोएम है तो नॉर्मल भी अगर कोई भी पोएम होती है तो एक तो मीनिंग भले सामने दिखती है, लेकिन उसका एक मीनिंग हिडन होता है। कोई अगर सिंबॉलिकल है तो है ही है, लेकिन वैसी भी अगर पोएम होती है तो उसमें तो भी हिडन मीनिंग होती है, ठीक है।
तो कहने का तो वो ऐसे भी कहने का मतलब ये आपका भी वो बात आप ही का भी लगभग सही है, लेकिन थोड़ा सा ये कहने का मतलब ये है कि पोयम को जो एक मीनिंग निकलती है वो अभी लगभग सामने जो दिखती है मीनिंग उसमें भी कोई ना कोई अर्थ छुपा रहता है। इसलिए पोयम को पूरा आप डेनोटेशन मान सॉरी कैनोटेशन मानिए और प्रोज वगैरह जो फॉर्म होता है प्राइमरी जो सिग्निफिकेंट रेफरेंस होते हैं उसको कैनोटेशन उसे मारिए क्या नाम है कि डिनोटेशन डिक्शनरी मीनिंग। ठीक है, बहुत ही ज्यादा नहीं पूछेगा, बस इतना जी सर। पूछेगा, यही इसका पहली लाइन इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है व्हाट इज देखिए जो लिखा है डिनोटेशन ही जो वर्ड इट इज प्राइमरी सिग्निफिकेंट रेफरेंस। हाँ प्राइमरी जो होता है मतलब कैनोटेशन रेंज ऑफ द सेकेंडरी एसोसिएट उससे संबंधित वगैरह होता है। तो हमने मान लीजिए आपका भी लगभग थोड़ा सही है, लेकिन कहने में कैनोटेशन मैंने बता दिया कि पोएट्री समझ लीजिए, क्योंकि पोएट्री के सर इसमें दिया हुआ है, सेकेंडरी देखिए सर इसमें दिया हुआ है कि दस होम डिनोट्स द हाउस वेयर वन लिव्स बट कनोट्स प्राइवेसी। मतलब क्या रखे कि होम को हम हाउस कह सकते हैं तो ये उसका प्राइमरी मीनिंग है, लेकिन अगर हम सेकेंडरी मीनिंग लगाए तो होम का मतलब हमारी प्राइवेसी से जुड़ा है, हमारी इंटीमेसी से जुड़ा है, हमारी कॉजिनेस से जुड़ा हुआ है। इसलिए सर मैंने बोला कि ये प्राइमरी जो होता है वो डिनोटेशन और जो कनोटेशन होता है वो सेकेंडरी मीनिंग हमारी सिंबॉलिकल वाली पोएम इस टाइप की आ सकती है। हाँ ये भी आपका भी ठीक है लगभग, लेकिन हमने हाँ आपका विषय थोड़ा हम लोग इसलिए बता दिए कि थोड़ा प्रोज की जो मीनिंग होती है उसी हूबहू दिखती है मीनिंग, और जो पोएट्री की मीनिंग होती है तो पोएट्री में अधिकतर आप देखेंगे कोई भी वर्क उठा लीजिए तो उसमें हिडन मीनिंग होती, हिडन ही मीनिंग सर सही होती है। प्रोज में भी ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे कोट लाइंस होते हैं जिनके मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग मीनिंग्स होती है। जैसे फ्रांसिस बेकन का ही बहुत सारे ऐसे लाइन है फ्रांसिस बेकन का कि अगर हम लोग उसको पढ़ते हैं तो उसका अर्थ कुछ और निकलता है। हाँ ऐसा नहीं है, वो तो है ही भाई मीनिंग तो है। हाँ लेकिन आपने जो बताया प्राइमरी मीनिंग लगभग वही चीज, प्राइमरी मीनिंग बराबर डिनोटेशन डिक्शनरी मीनिंग, और सेकेंडरी मीनिंग में कैनोटेशन जो होता है उसमें यही चीजें लगभग है। फीलिंग वगैरह जिसमें हो, फीलिंग हो या फिर उससे सजेशन वगैरह की बात हो तो कैनोटेशन होती है, जो फीलिंग से मीनिंग ठीक है वही चीज है। जब ब्रिडल ऑफ अर्थ स्काई तो देखिए यहाँ पर डिनोटेशन इज ब्रिडल यूनियन ऑफ बिटवीन टू ह्यूमन बींग का यूनियन होना, यूनियन बिटवीन ह्यूमन बींग से मतलब एकता होना मनुष्य के ह्यूमन बींग का। सर्व इन द पार्ट ऑफ ग्राउंड फॉर अप्लाइंग द वर्ड इज मेटाफर, यहाँ पर सर्व इज द पार्ट ऑफ ग्राउंड अप्लाइंग द वर्ड दैट एज अ मेटाफर के रूप में टू द यूनियन ऑफ द अर्थ। यहाँ पर इसका मतलब पृथ्वी और आकाश का मिलना होगा। यहाँ ब्रिडल मतलब शादी किसकी किसकी हो रही है, पृथ्वी और आकाश की बात की रही है, ठीक है। तो but the specific context which the word occur use such connotation is connotation of bridal is। अब देखिए इसका कैनोटेशन मीनिंग क्या है, सेक्रेट पवित्र जो है सेरेमनी, ये सब क्या है कैनोटेशन मीनिंग। ब्रिडल का एक मीनिंग तो शादी वाली हो गई, तो जो शादी वाली मीनिंग हो गई वो डिनोटेशन है प्राइमरी मीनिंग। लेकिन दूसरी इसकी मीनिंग क्या होती है, तो शादी मतलब सेक्रेट पवित्र होना, खुशी होना, शादी का मतलब खुशी मिलती है ना, समारोह एक होता है, एक सेक्रेट, तो ये आपका सेकेंडरी मीनिंग हो, तो ये आपका सेकेंडरी मीनिंग है। नोट द मैरिज although आगे देखिए note that this marriage although metrical and denotative utilization bridal would have been less richly significant in the context of the more commonplace in the connotation। करें कि जैसे मैरिज की बात करें तो मैरिज although metrically है लेकिन denotatively explained bridal would be have been richly significant in the context because more common in the its connotation। कहने का तो ब्रिडल का प्रयोग जो होता है कॉन्टेक्स्ट में, जब ब्रिडल का प्रयोग करते हैं तो वह कैनोटेशन मीनिंग से संबंधित है, क्योंकि शादी होता है ना, शादी को हमारे यहाँ हिंदी में परिभाषा देते हैं कि शादी किसे कहते हैं, तो बताते हैं जहाँ दो लोगों का मिलन हो, दो आत्माओं का मिलन, दो एक दूसरे, यही तो मीनिंग, तो वही मीनिंग उसी को हम कहते हैं रिडल, वो कैनोटेशन मीनिंग है। इवन द वे ऑफ द वर्ड स्पेल्ड में इट्स अल्टर इट्स कैनोटेशन, जैसे कह रहे इवन प्रायर वे अ वर्ड स्पेल्ड में बी अल्टर इन द कैनोटेशन। जॉन किट्स का देखिए ओड टू नाइटिंगेल 1890 अल्टर्ड ओरिजिनल स्पेलिंग इज, जैसे इसमें फेरी का यूज किया गया है, ओल्ड में इसको फेरी ऐसे बोला जाता था, अब स्पेलिंग ए हो गई है। तो जॉन किट्स ने जो नाइटिंगेल में फेरी वर्ड का यूज किया गया तो ए वाला यूज किया गया है। ऑर्डर द यूज द कैनोटेशन ऑफ एंटिक्विटी, कैनोटेशन जो होता था एंटिक्विटी वर्ड होता था, पुराने वर्ड जो होते थे, लेकिन जो डिक्शनरी मीनिंग आप जानती है
अब डिक्शनरी में हैज खोजे, हैथ है, एक होता है हैज। तो कहने का मतलब है ये कैनोटेशन मीनिंग है, और ये डिनोटेशन हैज मीन होता है, या डज, डोथ जैसे है, डोथ है एक डज होता है, तो जो डज होता है डिक्शनरी मीनिंग है, और डोथ क्या है, पोएट्री कैनोटेशन मीनिंग है। यही कहानी का तो पहले यूज होते थे ना, कुछ ऐसे वर्ड थे जिसके कुछ अलग एट होम थे, तो जो पहले यूज होते थे आज वो वर्ड चेंज हुआ है, शायद वो डिक्शनरी मिलेगा भी नहीं। ठीक है, देखिए फेरी क्वीन स्पेंसर की है, इसमें यूज किया गया चार्म द मैजिक केसमेंट ओपनिंग ऑफ द फॉर्म ऑफ पेरिलस सीज अ फेरी कॉलन। देखिए फेरी की स्पेलिंग ए है वहां पर, लेकिन अब फेरी का स्पेलिंग चेंज हो गया है। तो एक आपको पता है पोयम है कैनोटेशन, इसकी मीनिंग जो होगी कैनोटेशन में ही जाएगी। तो एक कैनोटेशन मीनिंग है, जो वास्तविक मीनिंग होगी दिखेगी वो आपका जैसे डिक्शनरी मीनिंग होगी, और एक कैनोटेशन मीनिंग। ठीक है, अब देखिए कन्वेंशन क्या होता है। कन्वेंशन में कुछ ज्यादा तो नहीं दिया, बस थोड़ा समझ लीजिए। सम्मेलन होता है कन्वेंशन में ना, तो थोड़ा सा एक एक इसको देख लीजिए बस, थोड़ा सा, और इसके बाद आगे यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए लगभग। In one sense of term convention derived from the Latin term for coming together। ये लैटिन वर्ड से है, इसका मतलब coming together, मतलब साथ साथ आना होता है। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, साथ साथ आना। कन्वे क्या है स्पेलिंग, कन्वेंशन है, CONVENTION होता है कन्वेंशन, मतलब सम्मेलन वगैरह किस पर। इसका मतलब टू कमिंग टुगेदर होता है, पूछ सकता है। आर नेसेसरी एंड लीस्ट कन्वीनियंस, इसमें कन्वीनियंस होता है, डिवाइस एक्सेप्टेड बाय टैक्टिक एग्रीमेंट होता है बिटवीन ऑथर और ऑडियंस। इसमें ऑथर और ऑडियंस की भी कन्वीनियंस होता है, सम्मेलन होता है। सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ रिप्रेजेंटिंग, जैसे कोई प्ले वगैरह हो गया ना, तो जब प्ले वगैरह हो जाता है मान लीजिए पहले, तो सम्मेलन होता है कि मेरे प्ले में क्या कमी थी, ऑथर ने जो प्ले लिखा उसमें क्या कमी, तो ऑडियंस से पूछता है। ठीक है, उसमें वही चीज होता है। पर्टिकुलर आर्टिस्टिक मीडियम होता है। इन द वाचिंग ऑफ द मॉडर्न प्रोडक्शन ऑफ शेक्सपियर प्ले एग्जांपल ऑडियंस एक्सेप्ट द विदाउट क्वेश्चन ऑफ द कन्वेंशन बाय द प्रोसेम स्टेज ऑफ 3 वॉल। आपको पता है कि पहले का जो थिएटर हुआ था उसमें 3 वॉल से घिरा रहता था। थिएटर इन द ग्राउंड जिसे बोला जाता है, थिएटर इन द ग्राउंड विथ नो वॉल, जिसमें जिसके साथ कोई वॉल नहीं होता था। थिएटर इन द ग्राउंड में रिप्रेजेंट द रूम विथ 4 वॉल, जिसमें 4 वॉल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता था। एक मिनट, थिएटर इन द ग्राउंड होता था, इसमें नो वॉल, थिएटर जो ग्राउंड में थिएटर एक टर्म होता था जिसके साथ कोई वॉल नहीं रहता था। सर ग्राउंड नहीं लिखा है सर, राउंड लिखा है, राउंड। सॉरी, थिएटर इन द राउंड, थिएटर ऐसे राउंड में होता था पहले, तो इधर भी बैठते थे इधर भी बैठते थे, एक तरफ यहीं पर खाली रहता था। जैसे ना आप लोग देखे होंगे जो यहाँ का बना है स्टेडियम वगैरह बनता है जहाँ मैच वगैरह होते हैं राउंड में बनते हैं ना, उस सेंस में कह रहा है। तो कह रहा है कि मिनिमम स्टेज होते थे, सॉरी प्रोजिनियम स्टेज विथ 3 वॉल से पूरा होता था। कह रहा है कि 3 वॉल्स और थिएटर इन द राउंड विथ नो वॉल्स, उसमें कोई वॉल नहीं, जो राउंड में होता थिएटर उसमें कोई राउंड नहीं थे, लेकिन रूम विथ 4 वॉल्स, लेकिन जो उसमें जिसके साथ 4 वॉल्स होता था उसमें एक रूम होता था। थिएटर पहले ऐसे बनते थे। करेक्टर्स स्पीकिंग इन द ब्लैंक वन इंस्टीड ऑफ द प्रोज, कह रहा है कि जो कन्वेंशन करते थे जो करेक्टर स्पीकिंग इन द ब्लैंक वर्ड इंस्टीड ऑफ प्रोज, प्रोज के सिवाय वो ब्लैंक वर्ड का यूज करते थे। अटरिंग भाई पता प्ले वगैरह जो होता था ना, प्ले शेक्सपियर के प्ले में पोएट्री, भाई प्ले ड्रामा को पोएट्री बोला जाता है, पोएट्री फॉर्म, उसमें ब्लैंक वर्ड वगैरह यूज होते हैं ना। ओरिजिनेटिंग डियर प्राइवेट थॉट ऑफ सालिकी साइड बोलते हैं ना, आपको पता है मैकबेथ हो या फिर हैमलेट वगैरह में सालिकी साइड बोला गया है ना, तो उसी चीज को बोलते थे करेक्टर जाकर के। कन्वेंशन करते थे बाय विच रिएक्शन प्रेजेंट द सिंगल स्टेज पर, एक सिंगल स्टेज पर जा करते थे। लेस देन 3 आवर्स में रिप्रेजेंट इवेंट, और एक दिन में 3 घंटा प्ले होता था। देखिए आपको पता है कि शायद मैकबेथ 17 घंटा का है, हैमलेट भाई 24 घंटा का है। एक दिन में प्ले 2-3 घंटे होता था, जैसे 2 बजे चालू हो गया, 3 बजे चालू हो गया, 6-7 बजे तक हुआ, बीच में लंच हो जाता था 10 आधा घंटे, फिर ऐसे प्ले हुआ करता था। तो ये प्ले कम से कम एक दिन में अगर 3 घंटा हुआ तो 20 घंटे का प्ले है, 22 घंटे, तो 6-7 दिन लगता था एक प्ले को होने में।
तो वही कह रहा है तो जनरल सिंगल स्टेज ऑफ लेस देन 3 आवर्स में रिप्रेजेंटेड इवेंट दैट टेक प्लेस इन द ग्रेट वैरायटी ऑफ द प्लेस ओवर द स्पेन ऑफ मेनी ईयर्स। और इस तरह से वो स्पेन ऑफ कई वर्ष तक ये चलता रहा, मतलब प्ले होते थे तो एक प्ले को कम से कम होने में 1 हफ्ता लगता था। भाई कोई प्ले अच्छा है तो वो एक ही बार तो होगा नहीं, दोबारा उसी प्ले को कराते थे। जैसे फिल्म वगैरह नहीं देखते हैं, कोई आती थी पहले, अब तो ये भी समाप्त हो गई। तो अभी भी लोग सिनेमा हॉल में जो फिल्म लगती है तो 10-10 दिन 20-20 दिन 1-1 महीना चलती है ना, तो वो तो एक 1 महीना 10-10 दिन चलती, तो एक दिन में वो 3 बार चलती है एक ही प्ले, 2-2। और वो तो और जो प्ले हुआ करता था तो 20 घंटा का होता था, कम से कम 1 हफ्ता लगता था एक ही प्ले को पूरा खत्म करने में। सोच लीजिए कितना दिन चलेगा प्ले, ये चीज है। और खास इसमें कुछ नहीं, इसको छोड़ दे रहा हूँ। अगला इन्वेंशन, इन्वेंशन मतलब होता है आविष्कार वगैरह, छोड़िए। अब देखिए कोर्टली लव, कोर्टली लव मतलब कोर्टली मतलब होता है सभ्य प्रेम। प्रेम भी कई तरह का होता है। एक गांव का प्रेम होता है रूरल लव बोलते हैं जिसको मान ले रस्टिक या फिर कह लीजिए अनसिविलाइज्ड लव होता है जो, एक होता है कोर्टली लव जो कोर्ट सभ्य प्रेम होता है। प्रेम के भी कई तरीके हैं। अब देखिए जैसे इस समय एक प्रेम के बारे में बात चल रहा है, जो इसमें मैटर जो चल रहा है तो कैसा है कोर्टली लव है, समझ लीजिए। कोर्टली लव की बात किया गया है, सभ्य प्रेम। कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ द लव टुगेदर विद द इलोबरेट कोड गवर्नमेंटिंग इन द रिलेशन बिटवीन अरिस्टोक्रेटिक लवर। इसमें लवर जो होते हैं अरिस्टोक्रेटिक होते हैं, बड़े होते हैं, अच्छे घर के होते हैं, अच्छे घराने। देखिए कोर्टली लवर, डॉक्ट्रिन ऑफ द लव, लव का जो सिद्धांत है टुगेदर विद द इलोबरेट कोड, इसमें इलोबरेट कोड के साथ होता है, मतलब विस्तृत रूप में होता है। गवर्निंग द रिलेशन, इसमें रिलेशन जो होता है अरिस्टोक्रेटिक लवर होते था, इसमें लवर बिलव्ड जो होते हैं अमीर घराने के होते हैं, अमीर होते हैं, ठीक है, और सब प्रेम करते हैं। विच वाज वाइडली रिप्रेजेंटेड इन द लिरिक पोएम, यह ज्यादा जो कोटली लव कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, लिरिक पोएम में। कोई लिरिक पोएम, कोई कविता लिखी जाती है उसमें लव की बात की जाती है, लवर बिलव्ड की बात की जाए, एक दूसरे से प्रेम की बात। और एंड सिवेलरिक रोमांस इन द वेस्ट, सिवेलरिक रोमांस भी होता है। सिवेलरिक रोमांस मैंने बताया था ऐसा रोमांस जिसमें हीरो हीरो जो होता है वीर होता है, योद्धा होता है, और हीरोइन को मतलब अपनी बस में करता है, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, यही सब रोमांस है। वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द मिडिल एज, और ये सिवेलरिक रोमांस जो था यह मिडिल एज के दौरान वेस्टर्न यूरोप में बहुत ज्यादा फेमस था। द डेवलपमेंट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ कोर्टली लव इज यूजुअली एट्रीब्यूट टू द ट्रोब ट्रोबड्रस, ट्रोबड्रस होता है, ट्रोबड्रस में होता है गीतकार, सिंगर। ट्रोबड्रस होता है मतलब सिंगर होते हैं जो गीत वगैरह गाते हैं, उन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया, आपका 1 मिनट रुकिए। हाँ चलिए देखिए, कह रहा है कि इसमें जो होता है द, 1 मिनट, हेलो आवाज आ रही है? लाइट कम हो गई, हेलो, आ रही है बस सर, ये क्यों लाइट है? आ रही है बस 1 सर। मिनट रुकिए, लाइट कम हो जा रही है, 1 मिनट। तो देखिए इसमें जो होता है द डेवलपमेंट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ कोटली लव, कोटली लव का जो कन्वेंशन होता है इसका जो विकास हुआ यूजुअली एट्रीब्यूट टू द ट्रोबड्रस, मतलब गीतकार को यह समर्पित किया जाता है। पोएट्स ऑफ प्रोवेंस इन साउथर्न फ्रांस, साउथर्न फ्रांस में प्रोवेंस के जो पोएट्स थे इसको गाते थे, कोटली लव करते थे। इन द पीरियड फ्रॉम, इन द पीरियड, आप कोटली लव का मतलब है जो पोयम लिखते थे उसमें कहानी एक कोटली लव की होती थी, कोई मतलब सब प्रेम की, अच्छे घराने की, लवर बिलव्ड की कहानी होती थी। अभी नीचे लिखा है इन द पीरियड फ्रॉम द लेट 11th सेंचुरी इट थ्रू द 12th सेंचुरी, यह किस समय था, कोटली लव सबसे ज्यादा किस समय था, इन द पीरियड फ्रॉम लेट 11th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में, सेंचुरी में। but influential book written in Latin the latter 12, लेकिन इसके ऊपर जो बुक प्रभावकारी बुक लिखी गई वो 12th सेंचुरी के बाद लिखी गई। जैसे एंड्रियास कैपेलिनस, यह सब इंग्लैंड की नहीं है, ध्यान रखिए। एंड्रियास कैपेलिनस का एक वर्क है डी आर्टे होनेस्टी अमांडी, ठीक है।
ये जो एंड्रियास कैपेलनस एक राइटर है जिनका एक और है डी आर्टे ऑनेस्टी अमेंडी, ये कैसा वर्क है? ये कोटली लव मतलब प्रेम की कहानी होगी इसमें, जिसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में तो क्या बोला गया? द आर्ट ऑफ कोटली लव, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इज द आर्ट ऑफ कोटली लव। इन द कन्वेंशन डॉक्ट्रिन लव बिटवीन, इसमें जो कन्वेंशनल डॉक्ट्रिन होता है मतलब इसमें भी वार्तालाप होता है। लव बिटवीन सेक्सेस विद द इरोटिक एंड फिजिकल एक्सेप्टेड स्पिरिचुअलाइज, इसमें जो होता है लव होता है, सेक्सेस होते हैं, सेक्स विद इरोटिक कामुक या फिजिकल एस्पेक्ट होता है, स्पिरिचुअलाइज किया जाता है इसमें। इट रिगार्डेड द नोबलेस्ट पर्सन दिस साइड ऑफ हेवन, इसमें जो रिगार्डेड किया जाता है नोबलेस्ट पर्सन दिस साइड ऑफ, तब जो नोबलेस्ट पर्सन होता है वो कहाँ की साइड में होता है? साइड ऑफ हेवन की तरफ होता है, मतलब अच्छे साइड की तरफ होता है। कहने नोबलेस्ट पर्सन दिस साइड ऑफ हेवन, हेवन का महसूस करता है कि वह हम स्वर्ग में हैं, अपने आप को फीलिंग महसूस करते हैं। द कोटली लव आइडियलाइज एंड आइडोलाइज बिलव्ड, जो कोटली लव होता है आइडियलाइज करता है, आइडियोलाइज करता है हिज बिलव्ड, अपनी बिलव्ड को। एंड सब्जेक्ट हिम, जो सब्जेक्ट होता है उसका खुद का होगा या तो यूरी हिम या टू हर यूरी हिम। हिम मीन्स होता है जानते हैं WHIM, हिम मीन्स होता है जैसे झलक, झलक पाता है। कहने का मतलब ये होता है इसमें जो होता है जो कोटली लवर होता है आइडियलाइज होते हैं, आइडियलाइज करते हैं अपने बिलव्ड के लिए, और सब्जेक्ट जो होगा खुद के, सब्जेक्ट हिमसेल्फ करेगा, खुद का होगा, और यूरी हिम, और वो अपनी मतलब अपनी प्रेमिका को या फिर उसको उसकी झलक पाने के लिए लालायित रहेगा, तो उसको पाना चाहेगा उसके लिए। दिस लव इज ऑफन दैट द बैचलर नाइट्स फॉर अनदर मैन, ये जो लव होता है कोटली लव प्राय दैट ऑफ द बैचलर नाइट्स, इसमें बैचलर नाइट्स की कहानी होती है, फॉर अनदर मैन वाइफ, दूसरी की वाइफ के चक्कर में रहता है। तो एक नाइट होगा, योद्धा होगा, उसकी शादी नहीं होगी, तो किसी की शादी हुई रहेगी राजा महाराजा या किसी की, तो उसी के चक्कर में पड़ेगा। एज इन द स्टोरीज आप, जैसे एक कहानी आप सुने होंगे स्टोरीज ऑफ ट्रिस्टम एंड इसोल्डे की कहानी, अगर आप लोग को सुने होंगे जानते होंगे, ट्रिस्टन एंड इसोल्डे जो एक पर्सन था जिसकी कहानी ऐसी ही है, ठीक है। और लैंसलाट और गोनिवेरे की कहानी तो आप जानते हैं ना, गोनिवेरे के हस्बैंड का नाम क्या था? मेरी आवाज जा रही है? पहले ये बताइए। आ रही है सर। किंग आर्थर है ना, गुनिवेरे का हस्बैंड किंग आर्थर है ना, वही जिसके ऊपर टेनिसन ने वर्क लिखा है, कई लोगों ने वर्क लिखा है, तो गुनिवेरे वही था। और इसका इसी का नाइट, किंग आर्थर का नाइट लैंसलाट था ना, लैंसलाट का अफेयर गुनिवेरे से था, और ये नाइट था, तो नाइट हो गया, और गुनिवेरे इसकी राजा की पत्नी थी। तो इन दोनों, तो यही तो कहानी बताई इसमें, जो प्राय जो इसकी स्टोरी होती है बैचलर नाइट, ये बैचलर था नाइट लैंसलाट, इसका अफेयर मैन की वाइफ से हो जाती था, किंग की वाइफ से हो जाती है, स्टोरी होगी। एज इन द स्टोरी ऑफ, ये हो गया आपका। इट मस्ट बी रिमेम्बर दैट मैरिज अमंग द अपर क्लास इन द मेडिवल, इसमें जो होता है ऐसा किया जाता है जो मैरिज होगा अपर क्लास सोसाइटी में होगा इन द मेडिवल यूरोप, यूजुअली नॉट अ रिलेशनशिप ऑफ लव बट इज काइंड ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमी। ये कह रहा है कि यूरोप में ऐसा होता है, यूजुअली नॉट अ रिलेशनशिप ऑफ लव, का रिलेशनशिप केवल नहीं होता है, बट अ काइंड ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट इस इकोनॉमिक पॉलिटिकल पर्पज से भी काम करते थे। ऐसा नहीं कि बस लव करते थे, मतलब नाइट से लव हो गया, फिर क्वीन से लव हो गया तो बस उसी के चक्कर में नहीं, अब उसके देखते थे उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, ठीक ठाक है ना, बढ़िया घर की है, तो तब उसको ले, उसके साथ पैसा वगैरह भी मिल जाता था। पॉलिटिकल पर्पज भी था कि मतलब पॉलिटिकल पर्पज का मतलब ये है कि किंग आर्थर जो है, किंग आर्थर की पत्नी से वाइफ से प्रेम कर जाए गुनिवेरे से, तो राजा को मार देंगे, हमारा राज हो जाएगा, ऐसा उद्देश्य सोचते थे। जैसे आज के समय एक दुकानी चली रही है, देख ही रहे हैं आप लोग, किसका SDM क्या है, इस समय चल ही रहा है मैटर, वही चीज है। द लवर सफर्स एगोनिस ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट, जिसमें लवर जो सफर करता है बॉडी या और स्पिरिट का एगोनीज होता है, एगोनीज में होता है व्यथा को, जिसमें लवर जो होता है बॉडी और सूल की व्यथा को सहन करता है, मतलब उसको कष्ट होता है लवर को। एज इज पुट इन द टेस्ट बाय हिज इम्पर्टियस स्वीट हार्ट, और उसकी जो इम्पर्टियस स्वीट हार्ट होती है, इम्पर्टियस स्वीट हार्ट मतलब
राज्य संबंधी जो उसकी स्वीटहार्ट होगी, बट रिमेन्स डिवोटेड टू हर, उसके लिए बहुत समर्पित भी रहेगा। मैनिफेस्टिंग इज ऑनर बाय फिdelity एंड ऑर्डिनेंस ऑफ रिगोरस कोड ऑफ बिहेवियर। मैनिफेस्टिंग हिज ऑनर, अपने सम्मान को बनाना भी चाहेगा। क्यों? कि जब सम्मान नहीं बनाएगा तो प्रेम क्या भाग जाएगी। तो मैनिफेस्टिंग हिज ऑनर बाय द फिdelity, अपने विश्वास से, फिdelity मतलब विश्वास करेगा, कुछ ऐसा काम करेगा कि जो बिलव्ड है उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगी। एंड हिज अडरेंट रिगोरस कोड ऑफ बिहेवियर होगा, बिहेवियर ठीक ठाक रखेगा। एक मिनट, रिगोरस कट बोथ बोथ ऑफ नाइटली बैटल इन द कम्प्लेक्स, इसमें हो सकता है कि बोथ इन नाइटली बैटल्स होगा एंड इन द कम्प्लेक्स सेरेमनी ऑफ द कोर्टली स्पीच। और क्या होगा इसमें? इसमें जो होता है कोर्टली स्पीच होगी, जो इसमें कोर्टली जो नाइट होगा, जो लवर होगा, वो कोर्टली स्पीच देगा। बोथ इन किंग नाइटली बैटल्स, इसमें नाइटली बैटल भी होगा, मतलब राजा महाराजा या सरदारों की लड़ाई होगी, योद्धाओं की लड़ाई होगी, नाइट बराबर योद्धा, जिसमें एंड इन द कम्प्लेक्स सेरेमनी होगा, मतलब ऐसे नहीं कि आराम से शादी हो जाएगा, कुछ ऐसा कार्य कर लेगा नाइट जिसके कारण उसको उसकी शादी होगी, और जिसके मतलब उसके बहुत कॉम्प्लेक्स सेरेमनी बनाएगा आफ्टर कोर्टली स्पीच पे, तो वो संघर्ष से पाएगा वो। तो यही चीज है, और कुछ तो मतलब नहीं ज्यादा खास इसका है जो आपको जानना है। इसमें और भी 2-3 स्टोरी, तो आपको कोटली लव पूछ नहीं सकता। कोटली लव मतलब है ऐसा प्रेम जिसमें लव डॉक्ट्रिन ऑफ लव टुगेदर विद द इलोबरेट कोड गवर्निंग द रिलेशन बिटवीन अरिस्टोटल। इसमें जो होता है कोटली लवर में मतलब ये होता है अरिस्टोक्रेटिक लवर होती है, अच्छे घराने के लवर होते हैं, सब में प्रेम होते, प्रेम मतलब प्रेम करने के दूसरे सब मतलब एक सिविलाइज तरीके से प्रेम करते हैं। ये समझ लीजिए, जैसे आज के समय जो प्रेम चल रहा है मैटर इस समय डेली, वो सब भी प्रेम है। और इसमें जो होता है एट्रीब्यूट किया जाता है इसके द्वारा, इससे बताया है ये 11वीं सेंचुरी में बहुत ज्यादा ठीक ठाक चल रहा था। तो सबसे पहले ऐसा आपको पता है कोई चीज सबसे पहले इंग्लैंड में थोड़ा हुआ, इंग्लैंड भी तो किसी का दूसरे देश से लिया है। तो इसके पहले फ्रांस में होता था, रोम में होता था, वहाँ फ्रांस में हुआ करता था, इटली में होता था, तो वहां से यहाँ आते थे। तो 11वीं सेंचुरी में फ्रांस इटली में था, ठीक ना। जो ये नाम है एंड्रियास कैप्लिनस या डी आर्टे होनेस्ट एमेंडी, ये फॉरेन राइटर, ये लैटिन है, मतलब ये लैटिन रोम की है कहानी। अब इसको बाद में आर्ट ऑफ द कोर्टली लव में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, इसका मीनिंग निकली, ठीक। और जो है इसमें लव आप बैचलर नाइट्स होते हैं, इसमें देखिए बहुत अच्छा इसमें एग्जांपल दिया है लैंसलॉट और गुनिवेरे का, मतलब मोटे डी आर्थर की जो पत्नी है गुनिवेरे और लैंसलॉट का 4 सरदार होते हैं ना इसमें। एक गलहद होता है, लैंसलॉट होता है, बीडीवर होता है, एक और भी होता है परसीवर होते हैं। तो उसमें लैंसलॉट का फेल गुनिवेरे से हो जाता है। तो गुनिवेरे आपको पता है कि क्वीन थी, अच्छे घराने की थी, लैंसलॉट नाइट था, यही कहानी इसमें होता है, ठीक है। तो क्या करें, अभी और कुछ खास इसमें नहीं है। अब कल आपको पढ़ाया जाएगा, देखिए कल आपको चलेगा, एक मिनट, एक कल आपको क्राइम फिक्शन डिटेक्टिव स्टोरी वगैरह पढ़ाया जाएगा। नहीं तो देख लीजिए, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें भी, देख लीजिए इसको, बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए ये देखिए मिस्ट्री प्ले जो है, मिस्ट्री नावल दिया, मिस्ट्री प्ले मल्टी प्ले वगैरह आपको पढ़ाया जाएगा, आगे दिया होगा। लेकिन ये क्राइम फिक्शन पढ़ना है हम लोग को, डिटेक्टिव स्टोरी, डिटेक्टिव में जासूसी वाली कहानी, मर्डर मिस्ट्री होगा, मर्डर नावल के बारे में पढ़ना हम लोग को, कि ऐसा नावल हो जो मिस्ट्री नावल हो, मर्डर नावल हो जिसमें हत्या होगा, मर्डर नावल होगा, रहस्यमय स्टोरी होगी तो मिस्ट्री नावल होगा, जासूस की कोई कहानी होगा तो डिटेक्टिव नावल होगा। क्राइम फिक्शन मतलब ऐसा नावल होगा, ऐसा फिक्शन जिसमें क्राइम हो, मार हो, क्राइम फिक्शन कहेंगे। अब इसी चीज को मिस्ट्री प्ले वगैरह, मिस्ट्री प्ले मल्टी प्ले वगैरह पढ़ना आता है, उसको हम लोग आगे पढ़े नहीं, इसी बुक में दिया हो। लेकिन इसको देख लीजिए, द टर्म ऑफ डिस्क्राइब नरेटिव दैट सेंटर ऑन क्रिमिनल एक्ट, इसमें देखिए क्रिमिनल एक्ट पर सेंटर होता है। आपको पता है जब क्राइम फिक्शन, तो इसका मतलब क्या होगा, नरेटिव जो होगा सेंटर ऑन क्रिमिनल एक्ट होगा, तभी तो क्राइम फिक्शन होगा। स्पेशली इन द इन्वेस्टिगेशन, इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाता है इधर बाय द एमेच्योर और प्रोफेशनल डिटेक्टिव के द्वारा जांच पड़ताल की जाती है। क्राइम फिक्शन वगैरह होता है तो इसमें
क्राइम वगैरह होगा, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा प्रोफेशनल डिटेक्टिव जासूस के द्वारा। सीरियस क्राइम होगा, जो क्राइम होगा सीरियस, आप लोग को देखे होंगे, अभी आता है कि नहीं, टीवी पर आता है ना, क्या बोलते हैं, सीआईडी वगैरह, सीआईडी वगैरह, वो कैसा है, वो डिटेक्टिव क्राइम है, समझ लीजिए, जासूसी वाला। जनरल ऑफ मर्डर होगा, जनरली मर्डर होगा, सीरियस क्राइम होगी, किसमें, क्राइम फिक्शन में। अब फिर उसी का जब पता कराया जाएगा तो कि कैसे क्राइम हुआ, क्या हुआ, तो डिटेक्टिव स्टोरी हो जाएगी। टिपिकली द क्राइम इज कमिटेड इन द क्लोज इन्वायरमेंट, इन जो टिपिकली जो क्राइम होता है वो क्लोज इन्वायरमेंट में होता है ना, दैट लिमिट्स इन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आज सस्पेक्ट लिमिट होते हैं सर, पॉसिबल सस्पेक्ट सर, दैट लिमिट्स द नंबर ऑफ पॉसिबल सस्पेक्ट, जो संदेह वगैरह होगा एक लिमिट सीमा में होगी। दिस टाइप ऑफ प्लॉट हैज गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय द शॉर्ट स्टोरी ऑफ एडगर एलन पो। एडगर एलन पो का नाम सुने होंगे, अमेरिका के, इन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखा। वो स्टोरी कैसी, क्राइम फिक्शन है, डिटेक्टिव स्टोरी है। जैसे मर्डरर्स इन द रूयू मार्ग्यू, ये वर्क 1841 में, मर्डरर्स इन द रूयू मार्ग्यू किसका वर्क है, एडगर एलन पो की डिटेक्टिव स्टोरी है। और जब द फोरलॉइंड लेटर 1845 में, अभी डिटेक्टिव स्टोरी, लेटर बाय द मोस्ट वाइडली नोन इन द डिटेक्टिव फिक्शन शॉर्ट स्टोरी, अब बाद में डिटेक्टिव फिक्शन के नाम से इसे जाना गया, शॉर्ट स्टोरी जाना गया, नावल जाना गया। अबाउट कुछ राइटर हैं, जैसे शेरलॉक होल्मेस के बारे में है, जैसे आर्थर कोनन डॉयली ने लिखा है एक वर्क है शेरलॉक होम्स, जो 1890 में लिखा गया, जो कैसी डिटेक्टिव स्टोरी है। ये नॉवेल ये जो अमेरिकन नॉवलिस्ट है, नए राइटर है, 1990 से 1930 के बीच में जो पीरियड ऑफ मेनी मेजर डिटेक्टिव स्टोरी लिखे गए थे, ध्यान रखिएगा 1990, ये यस का मतलब कि 1930 तक, 20 से 30 तक, और 30 मतलब 40 का मतलब है 1920 से 1940 तक की बात है। वाज द पीरियड ऑफ मेनी मेजर डिटेक्टिव स्टोरी, इसमें बहुत डिटेक्टिव स्टोरी लिखी गई, किसके द्वारा, 4 इंग्लिश वुमेन, 4 इंग्लिश वुमेन ने लिखी थी डिटेक्टिव। कौन कौन, अगाथा क्रिस्टी, अगाथा क्रिस्टी क्या वुमेन है, ऑथर ऑफ मोर देन 80 नॉवेल्स, इन्होंने 80 नॉवेल से भी ज्यादा लिखा है। क्रिएचर ऑफ द बेल्जियन डिटेक्टिव हरकुलिस पेट्रियाट ऑफ द, ध्यान रखिएगा अगाथा क्रिस्टी क्या है, एक नॉवलिस्ट है। कैसी नॉवलिस्ट लिखे, डिटेक्टिव स्टोरी की नॉवेल लिखी है, इंग्लिश वुमेन है, ध्यान रखिए 80 से ज्यादा भी नॉवेल लिखी है। दूसरा नाम है डोरोथी सेयर्स, जिन्हें क्रिएटर ऑफ द लॉर्ड पीटर विम्स, ये उनकी डोरोथी सेयर भी क्या है, डिटेक्टिव स्टोरी है की राइटर है। नेगोए मार्स और मार्गरी एलिंगम, ये चारों जो है क्या है, इंग्लिश वुमेन है, जिन्होंने डिटेक्टिव स्टोरी लिखा है। कौन कौन, फिर से सुन लीजिए, याद होगा तो सही है, नहीं तो याद तो नहीं। अगाथा क्रिस्टी तो याद कर लीजिए, और दूसरा दूसरा जो है आपका जो डोरोथी साइरस है, तीसरा नेगियो मार्च, चौथा मार्गेरी एलिंगम, ध्यान रखिएगा ये लोग हैं इंग्लिश वुमेन, तो अमेरिका इंग्लैंड की है। Some have continued the primary author of the detective novel, include the prolific American, कुछ अमेरिकन राइटर हैं जैसे मैरी रॉबर्ट्स रेनहार्ट, पैट्रिशिया हाइमिस एंड ब्रिटिश आथर, ये लोग क्या है, और ब्रिटिश आथर मतलब समझ रहे हैं ना, इंग्लैंड की, जेम्स एंड रूथ रेंडल और जेम्स, ये लोग डिटेक्टिव स्टोरी लिखे हैं। अब देखिए थ्रू द फर्स्ट 2 डिकेड, मतलब पहला जो डिकेड है, डिकेड मतलब 10 साल को बोलते हैं, लास्ट सेंचुरी का जो पहला जो डिकेड था, टिपिकल डिटेक्टिव स्टोरी इन्वॉल्व इन वेल मैनर अपल क्लास, जिसमें डिटेक्टिव स्टोरी जो होती है जासूसी, वो किसके क्लास की होती है, वेल मैनर अपर क्लास की करेक्टर की स्टोरी होती थी। समझ में आया, पहला जो 2 डिकेड था लास्ट सेंचुरी का जो अभी बीता है ऊपर, तो उसमें अपर क्लास के करेक्टर होते थे, समझ में आया। वेल टू डू मिलियू सच इन द कंट्री हाउस के रूप में, गांव। 1920 मेल राइटर ऑफ इन अमेरिका, 1920s में अमेरिका के कुछ मेल राइटर हैं जिन्होंने हार्ड बॉयल्ड डिटेक्टिव स्टोरी लिखा। हार्ड बॉयल्ड डिटेक्टिव मतलब ऐसा होगा जिसमें ज्यादा जासूसी की बात होगी, एकदम चरम सीमा पर होगी।
सेट इन द मीन अर्बन इन्वायरमेंट, जिसका जो क्या होगा हार्ड बॉइल्ड डिटेक्टिव स्टोरी को जिसका सेटिंग क्या होगी मीन अर्बन इन्वायरमेंट में होगा, और फीचरिंग वायलेंस एक्शन होगा। एक्शन कैसा होगा, वायलेंस हिंसात्मक एक्शन होगा। इन द परस्यूट ऑफ गैंगस्टर होंगे, मतलब मार धाड़ होगी, डाकू गुंडा वगैरह होंगे, अदर विशियस क्रिमिनल होंगे भाई प्राइवेट आइज के द्वारा। तो हार्ड बॉइल्ड डिटेक्टिव स्टोरी ऐसी होगी जिसमें जो होता है अर्बन अर्बन इन्वायरमेंट होगा, और क्या होगा वायलेंस एक्शन होगा, एक्शन बहुत मार धाड़ वाला होगा, मतलब मर्डर होगा, गैंगस्टर होगा, गैंगस्टर की पीछा किया जाएगा, ये सब होगा, मतलब किसी का मर्डर किया होगा, यही है। मिस्ट्री नावल क्या होता है, तो मिस्ट्री नावल कोई मिस्ट्री नावल या फिर हुड हुड यूनिट कहते हैं, हुडो यूनिट्स। एक मिनट, हुडो यूनिट्स को अंग्रेजी में हिंदी में क्या कहते हैं, लिख लीजिए। हुडो यूनिट्स मीन्स होता है, जैसे हमने कह दिया जासूसी कहानी, वही मीनिंग है अभी मिस्ट्री नावल। अब इसका मतलब हुड यूनिट्स मतलब जासूसी कहानी होता है, ध्यान रखिए, लिख लीजिएगा। लार्ज क्लास ऑफ इंक्लूडेड डिटेक्टिव स्टोरी, इसमें भी डिटेक्टिव स्टोरी इंक्लूड किया जाता है मिस्ट्री नावल में, इन एडिक्शन टू एनी अदर नावल्स, या इसमें और भी नावल की स्टोरी मतलब पॉइंट होते हैं। फोकस ऑन द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम फोकस ऑन द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे फोकस किया जाता है, कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको कैसे उसका सोल्यूशन निकाला जाए। ऑफ द सोर्स ऑफ द सीरीज ऑफ ओमिनस इवेंट, कोई अपशकुन घटना हो जाती है उसकी सीरीज को इसमें बताया जाता है, करे कैसे हो गया घटना, अब जो हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचा समझा जाता है। चलिए ये हो गया आपका। इसके अंदर एग्जाम्पल एन रेड क्लिफ का गोथिक रोमांस है, तो गोथिक रोमांस का मतलब है कि गोथिक कहानी है, गोथिक मतलब भूत वाली कहानी है, जो डर वाली। तो कौन सा वर्क है, मिस्ट्री ऑफ द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो 1794 में है, किसका एन रेड क्लिफ का गोथिक रोमांस है, द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो। तो जो समझ उडोल्फो, अब समझ सकते हैं इसमें क्या है, इसमें जो है मिस्टिक नॉवेल इसे बोला जाता है, गोथिक रोमांस से भी भयंकर डर वगैरह भय की बात की गई है। डिटेक्टिव स्टोरी है, ठीक है। विक्टोरियन नॉवेल, जैसे विक्टोरियन नॉवेलिस्ट हैं जिनका नाम क्या विल्की कॉलिंस, इनका वर्क है द मून स्टोन्स 1868 में। यह कैसा वर्क है, मिस्टिफाई ऑफ, यह मिस्टिक नॉवेल है, समझ में आया ना। विल्की कॉलिंस का द मून स्टोन्स है 1868 में। मिस्टिक का डिफरेंट वैल्यूएबल डिमांड है। थ्रिलर डिजाइनर्स एनी नॉवेल ऑफ द फीचर रैपिड सीक्वेंस ऑफ द, देखिए थ्रिलर क्या होता है, यह डिजाइनर्स करता है एनी नॉवेल दैट फीचर अ रैपिड सीक्वेंस ऑफ सेंसनल इवेंट, इसमें जो था सेंसनल इवेंट के अनुसार रैपिड सीक्वेंस में कोई नावल की घटना होगी। थ्रिलर डिजाइनर्स करता है एनी नावल दैट जिसका फीचर जो था रैपिड सीक्वेंस में होगा, तेज सीक्वेंस में होगा, ऑफ द सेंसनल इवेंट, सेंसनल इवेंट के तेज सीक्वेंस में होगा कोई कहानी। थ्रिलर एकदम स्टोरी बहुत तेज भगेगी। नावल रिप्रेजेंट हेयर ब्रीड एस्पेक्ट ऑफ प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम द रिलेंटलेस एंड टेरिफाइंग परस्यूट द सिनिस्टर इनमी, सिनिस्टर इनमी दुश्मनों के द्वारा प्रोटैगनिस्ट का मर्डर होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, यही सब होगा, प्रोटैगनिस्ट बचना चाहेगा उसी को, ठीक है। जैसे विलियम गॉडविन का वर्क है, विलियम गॉडविन वही फादर इन लॉ, किसके फादर इन लॉ, शैली के ना, इनका वो एक वर्क है कैलेब विलियम्स 1794 में लिखा गया है, जो थ्रिलर नॉवेल बोला जाता है या फिर मिस्टिक नॉवेल कह सकते हैं इसको। इन विच, चलिए अब हो गया, मेन चीज मैंने आपको बता दिया। थ्रिलर मीन्स हो रहा है जैसी ऐसा नॉवेल वगैरह जिसमें हाँ जिनका फीचर आप रैपिड सीक्वेंस सेंसेशन इवेंट हो, इतना जानिए। थ्रिलर नॉवेल दैट नॉवेल और रैपिड सीक्वेंस ऑफ सेंसनल इवेंट, सेंसनल इवेंट का रैपिड सीक्वेंस होगा, कहानी बहुत तेज भगेगी। जैसे कुछ ऐसी नावेल होंगी, तो जैसे मिस्ट्री नावेल है तो उसको थ्रिलर नॉवेल भी कह सकते हैं। डिटेक्टिव भाई एक थी नावेल है तो उसमें कई थीम बना सकते हैं आप, उसमें कोई जासूसी किया होगा तो डिटेक्टिव बोल सकते हैं, डिटेक्टिव नावल। उसी के अंदर थोड़ा सा मिस्ट्री कहानी होगी तो उसको मिस्ट्री नावल, तो एक ही भी कई नावल बोल सकते हैं, थीम रख सकते हैं। ये आपका विलियम गॉडविन का वर्क है कैले विलियम्स, इसको जानते रहिएगा। चलिए ठीक है, कल हम लोग पढ़ा जाएगा इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए अब 5 मिनट बाद आते हैं हम लोग, मिलते हैं, ग्रामर पढ़ाएंगे ना, 5 मिनट में मिलिए।